बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान में अब क्रिकेट की सरगर्मियाँ, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट की सरगर्मियाँ अपने नुक्ते उरूज पर नजर आएंगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पाकिस्तान समेत 7 ममालिक पाकिस्तान में एक्शन में नजर आएंगे, सिवाय भारत के। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके अलावा बांग्लादेश, ये सारे ममालिक जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में जो 19 फरवरी से शुरू हो रहा है उसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, सिवाय भारत के जो हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहता है। और भारत के मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल और फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करती है तो ये दोनों मैचेस भी दुबई में होंगे। इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तकरीबन 7 टीमों ने सबसे पहले अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया था, और पाकिस्तान हमेशा ताख़ीर करता है, चाहे वो गुज़िश्ता बरस का T20 वर्ल्ड कप हो या उसके अलावा उससे पहले 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, हमेशा कोई ना कोई पाकिस्तान ताख़ीर करता है। इस मरतबा भी शायकीन क्रिकेट की नज़रें पाकिस्तानी टीम पर मरकूज़ हैं, क्योंकि 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने ओवल लंदन के मैदान पर भारत को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज हासिल किया था। उसके बाद से अब तक 8 बरस होने को आ रहे हैं, अब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेला गया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है और अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खेलेगा, सिवाय भारत के मैच के जो दुबई में होगा। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी आपको नजर आते हैं। और इनकी माहिराना राय, चूंकि क्रिकेट की इनकी नॉलेज है, पढ़े लिखे क्रिकेटर हैं, तो इनकी माहिराना राय को लोग बड़ा सराहते हैं। ये पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस, वनडे इंटरनेशनल मैचेस और T20 इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं। हम अब्दुल रऊफ से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं, और जब वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ से क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। पैकेज आपने मुलाहिजा किया, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अब्दुल रऊफ से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल रऊफ, कैसे देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, कितना प्रेशर होगा पाकिस्तानी टीम पर, क्योंकि होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खेल रही है। लोग कहते हैं कि चूंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को एक तवील अरसे के बाद उसकी सरजमीन पर वनडे सीरीज में हराया, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराया, तो पाकिस्तान का मोरल हाई है। आप एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर क्या देखते हैं, कितना दबाव होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर चैंपियंस ट्रॉफी के दिफा के हवाले से? देखिए इकबाल भाई, इतना दबाव बना नहीं थे, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है काफी अरसे से खेल रहे हैं, मगर एक तो प्रिपरेशन इनकी कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जो उनके पास रिप्लेसमेंट प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, वो भी इतना म्यारी नहीं है। आप देखें कि आपने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का या साउथ अफ्रीका सीरीज का, तो उसमें अगर आपको कोई वाज़ेह डिफरेंस नजर आता था दोनों टीमों के दरमियान में, तो वो साइम अयूब की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जिसने डिफरेंस बहुत ज्यादा डाल दिया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इशू ये हो रहा है कि पैनिक बटन है, क्योंकि आप देखें जो आपने जिक्र किया कि जो लास्ट जो हमने चैंपियन ट्रॉफी खेली है, तो उसके बाद और अभी तक आप कोई ऐसा कॉम्पिटेंट जो ओपनिंग बैट्समैन है वो प्रोड्यूस करने में अभी तक नाकाम है। और इसी तरह नंबर 6 और नंबर 7 का स्लॉट भी खाली है। तो आपके जो ओपनर्स हैं 2023 के वर्ल्ड कप में भी वो सफर करते रहे, जिसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हुआ, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो गया। एशिया कप में भी पाकिस्तान के साथ यही हुआ, और उसके बाद जो अमेरिका में T20 हुआ उसमें भी पाकिस्तान के साथ यही हुआ। जो बड़े इवेंट्स थे उनमें पाकिस्तान उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। अभी साइम अयूब की सूरत में एक बहुत ही अच्छा पाकिस्तान को ओपनर मिल गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका फिटनेस का इशू हुआ है। और जो बाकी ओपनर्स है उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी रही है, तो उसमें वो फिट नहीं उतरा। जिस तरह फजल जमान थे, वो भी काफी अरसे से उनको पाकिस्तान टीम से बाहर किया हुआ है, तो अगर वो आपकी फिटनेस देखते हैं, फ्यूचर प्लान का हिस्सा थे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो आपको चाहे जो भी उनका कंडक्ट था, आपको उसको बाईपास करके आपको उनको शामिल करना चाहिए था। फिर जो बाकी ओपनर था वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम डेफिनेट आएगा पाकिस्तान।
एक और चीज़ अब्दुर्रऊफ, अगर आपसे बात करें कि पाकिस्तान को आप नहीं समझते कि थोड़ा सा होम एडवांटेज तो होगा? एशिया कप में जिस तरह से मैचेस हुए पाकिस्तान के पाकिस्तानी सरजमीन पर, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही, लेकिन जब श्रीलंका में हम जाकर खेले तो बिल्कुल हमारी टीम बैठ गई। फिटनेस का मसला, नसीम शाह अनफिट हो गए, और जिस तरीके से हमारी टीम खेली, आप समझते हैं कि होम कंडीशंस का हमें एडवांटेज होगा या नहीं होगा? देखिए, एक बार भी होम कंडीशन का आपको सूरत में एडवांटेज होता है जबकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बहुत ज्यादा यूज टू हो यहाँ की कंडीशंस की। आपके जो प्रीमियर प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इसमें सीरियस नहीं है, उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है नहीं, डोमेस्टिक नहीं है। इसी वजह से अभी तक कोई भी एक भी सिंगल इवेंट सक्सेसफुली कराने में नाकाम रहे हैं। जब आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी, आपके प्लेयर्स की प्रायोरिटी नहीं होगी, तो फिर जो जो ग्राउंड का या होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है आपके सामने, वो आप जाया कर देती हैं। अगर आपके जिस तरह पास्ट में हमें इसलिए होम एडवांटेज होता था, या इंडिया ने, अगर इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तो उसको होम एडवांटेज हुआ, या ऑस्ट्रेलिया को होम एडवांटेज इसलिए होता है क्योंकि जो प्लेयर्स है अगर उनकी फर्स्ट क्लास की लिस्ट उठाकर देखी जाए तो किसी के भी 100 से या 150 या 120 से या 75 से कम फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा यूज टू होते हैं अपनी कंडीशन से, आमांग होते हैं, इस वजह से वो होम एडवांटेज देती है। अब हमारे जो प्लेयर्स हैं, किसी के 5 फर्स्ट क्लास की मैच है, किसी के 6 है, किसी के 7 है। स्पिन बॉलर आपके पास क्वालिटी या म्यार की है नहीं है। अगर कोई है तो उसकी फिटनेस का लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो उसमें फिर आपका अगर रियलिस्टिक अगर अप्रोच के साथ आप तजिया करें तो उसमें आप होम एडवांटेज फिर उठाने में नाकाम रहती है। आपने अब्दुर्रऊफ बात की डोमेस्टिक क्रिकेट की। बाबर आजम को आराम कराया गया जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बाद, और वो पाकिस्तान पहुंचकर डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेने के बजाय वो अपनी इंडिविजुअल नेट प्रैक्टिस करते रहे। इसी तरीके से अभी पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी चल रही थी, पाकिस्तान के 11 से ज़्यादा प्लेयर्स जो थे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक्शन में नजर आए। तो आप नहीं समझते कि एक तरफ बोर्ड कहता है कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी होगा, लेकिन हमारे स्टार्स तो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत ही नहीं देते, वो चले जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। इसका कैसे तदारुक किया जा सकता है? देखिए, ये जो आपके हाई ऑफिसर था वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एम्फसाइज करता हूँ कि जो क्रिकेटर्स हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास विजन है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट को अगर लेकर जा सकते हैं, तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाना चाहिए अथॉरिटी बना के। इस तरह नहीं जिस तरह आप आधा तीतर आधे डिटेल से काम चलाते हैं, कभी किसी को उठाकर दे आते हैं, तो उनको डीप रूट्स का नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि सिस्टम को आगे किस तरह चलाना है। इसलिए आपको नजर आता है कि एक स्टेप आगे जाता है और 10 स्टेप आप बैक पे चले जाते हैं। तो यही तो आप डेफिशिएंसी आप देखिए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने किस तरीके से अपने जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं उनको रणजी ट्रॉफी में इन्वॉल्व किया है। इंग्लैंड के सारे टॉप क्लास प्लेयर्स आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन सारे वहां पर शील्ड क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और हर जगह पे जो प्लेयर्स हैं वो अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत देती हैं। यहाँ पर एक तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बिलो द बेल्ट है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना कोई पिछले 5 साल में ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसकी 5000 रन को आपके बल्कि 10 से या 15 साल खाकर देती है। कोई बॉलर ऐसा नहीं है जिसकी टेस्ट मैचेस में 100 विकेटें हो, आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग स्पिनर नहीं है जिसकी 100 विकेटें हो टेस्ट क्रिकेट में। उसके बावजूद फिर इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जो एबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की, उसके ऊपर कि वो किस तरीके से सिस्टम को रन कर रहे हैं कि आपके यानी कि जो प्लेयर पावर है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपकी किस्म की कोई बात को सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है। वो परफॉर्मेंस नहीं करते, वो कोई बड़ा मेगा इवेंट भी नहीं जीत सकते, उनकी परफॉर्मेंस भी अंडर रही है। और उसके बाद फिर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको खेलने से कम्प्लीटली वो इनकारी है। और उसके बाद फिर आप जो ये 20-20 ओवर्स की लीग है उसके लिए आप उनको एलओसी जारी कर देते हैं कि जाए वहां पर, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन एक और चीज ना कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें लाखों रुपए माहाना का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, दे आर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स। तो उस सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अथॉरिटी नहीं मनवानी चाहिए थी कि जनाब आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं। जिस तरह आपने भारत की एग्जाम्पल दी कि BCCI जो है उसने इंसिस्ट किया, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, सारे जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। और आपने खुद देखा होगा कि विराट कोहली जब दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, वो जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जिसका पुराना नाम है, जब वो आए तो सुबह 5 बजे से शायकीन क्रिकेट की लाइनें लगी हुई थी कोहली को एक्शन में देखने के लिए। 20-25 हज़ार तमाशाई थे। तो हमारे यहाँ अगर बाबर आजम, जिसको हम स्टार कहते हैं, अगर वो नहीं खेलेगा, शाहीन आफरीदी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, नसीम शाह नहीं खेलेगा, रिजवान नहीं खेलेगा, तो आप नहीं समझते एक तो शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी भी खत्म होगी और उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान भी होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस पे मेरा ख्याल है कि टाइम है कि इस पे बात करनी चाहिए।
क्योंकि इंटेंशन बेसिकली दोनों की नहीं है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है ना प्लेयर्स की है। हाँ। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी डोमेस्टिक को वैल्यू दे रहा है, ना प्लेयर्स वैल्यू दे रहे हैं, ना कोई जो प्लानिंग करते हैं, ना कोई सस्टेनेबल प्लानिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, और ना ही आगे जो प्लानिंग जो आपके बड़े स्टार्स हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से आप अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसको जमीन से उठाकर ऊपर के लेकर जाए। आप सीरियस नॉन सीरियसनेस देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि जो चेयरमैन आता है अपनी इनकम्पिटेंट टीम लाता है और सारा स्ट्रक्चर है आपका डोमेस्टिक का उसको चेंज कर देना अपना ये फर्ज समझते हैं, और उस पर छेड़छाड़ करते हैं। फिर छेड़छाड़ एक साल के बाद चेयरमैन अपनी टीम के साथ वो चला जाता है, और फिर पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो एक फुटबॉल की तरह उसको ठोकरें लगनी शुरू हो जाती है और एक रोलिंग स्टोन बन जाता है। इसी तरह हमारे प्लेयर्स करते हैं कि जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं वो इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं होते, वो नजदीक भी नहीं जाते। फिर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें इकबाल भाई ये है कि आप देखें कि आपने 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं प्लेयर्स को। अब मुझे बताएं नसीम का कि क्या परफॉर्मेंस है कि टेस्ट क्रिकेट में कि आपने उसको 3 फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट दिया। शाहिद अफरीदी को टेस्ट मैच खेला, उसको आप टेस्ट क्रिकेट खिला ही नहीं रहे, अगर वो खेलता है तो वो इंजर्ड हो जाता है, वो स्ट्रगल करता है। आपने 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट है। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में खेलने से इनकार कर दिया, जबकि इसी क्रिकेट बोर्ड ने उसको 3 फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और जो 80-50-20 फॉर्मेट को वो अचीव करता है और उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करता है। इसी तरह जो बाकी बॉलर है वो भी इसी तरह है। तो जब नॉन सीरियसनेस आपकी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में होगी तो प्लेयर उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा ना कि जो चेयरमैन आता है अपनी करता है, तो आप देखें ना इन्होंने चैंपियंस कप का भी इनेकाद कर दिया, 50-50 लाख रुपए पे मेंटोर्स रख लिए 5। उस चैंपियंस कप से क्या टैलेंट निकला, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच, जिन्होंने एमफिल भी किया हुआ है, और क्रिकेट के हवाले से उनकी जो नॉलेज है वो दीगर क्रिकेटर्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। लेकिन चूंकि ये जाकर सलाम नहीं करते गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ऑफिशर्स को, तो इसलिए इनको असाइनमेंट कोई नहीं देते। बीच में सुनने में आया था आपको कोई असाइनमेंट दे रहे थे अब्दुल रऊफ, क्या हुआ था वो? बस सुनने में ही आया था, है बस सिर्फ सुनने की याद तक। अच्छा, लेकिन बाकी आप देखें कितने कोचेज हमने रखे हुए हैं, किस तरह के कोचेज हैं आपने देखा है। और जो आपके नदीम खान साहब हैं, उन्होंने अपने दोस्तों यारों को नवाज दिया है, 1-1, 2-2 वनडे खेलने वाले, कि उनका कोचिंग का क्या तजुर्बा है, वो पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के साथ लग गए। तो आप नहीं समझते कि इस मुल्क में कॉम्पिटेंसी के बजाय, मेरिट के बजाय सिफारिश ज़्यादा काम करती है? बिल्कुल ऐसे ही सारा सिस्टम ही सिफारिश पे यहाँ पे चलता है। अगर आपके पास सिफारिश है तो आपको किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, किसी आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, और आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिफारिश चाहिए। और सिफारिश भी वो चापलूसी वाली के बाद सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने ऑब्लाइज किए हुए पाकिस्तान टीम के साथ, और आगे उन्होंने अपना एक ग्रुप रखा हुआ जो उनके बच्चों को, उनके भतीजों को, उनके रिश्तेदारों को और उनके आगे रिश्तेदारों और उनको दोस्तों को नवाज रहे हैं। तो इस तरह फिर जो मेरिट पे लोग हैं वो कभी भी इस क्रिकेट बोर्ड में काम नहीं कर सकते और आप फ्लॉरिश हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नेपोटिज्म चलेगा, सिफारिश चलेगी, और यही इसी तरह का जो कल्चर है वो पाकिस्तान क्रिकेट में वो डेवलप करना चाहिए। ये बताएं कौन मशवरा देता है चेयरमैन को कि ड्यूरिंग द डोमेस्टिक सीजन आपने स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दिया? अब्दुल रज़ाक जो सिलेक्टर थे उनको फारिग किया और फिर उनको स्ट्राइक फोर्स में के छक्के चौके लगाएं। आप मुझे बताएं, इरफान खान जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम के, इंटरनेशनल टीम के साथ साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहा, उसको भी स्ट्राइक फोर्स कैंप में भेज दिया कि जाओ हिटे लगाओ। ये कौन मंतक, कहाँ से ये पता चलता है, ये कौन इनको मशवरे देता है? इकबाल भाई असल प्रॉब्लम यही है, मैं इसके बार बार बात करता हूँ कि जब तक आपका टॉप आदमी कॉम्पिटेंट नहीं होगा और क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं रखेगा, आपको इसी तरह के फैसले देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो सबसे प्रीमियम एक टूर्नामेंट होता है टेस्ट क्रिकेट के बाद वो चल रहा हो और आप इस तरह के एक नॉन सीरियसनेस का एक ड्रामा लगाकर स्टेज करना शुरू करना है, जिसमें अपने 22 से 23 लोगों को यहाँ पर एक कैंप में भेज दें और वहां पर उनको छक्के लगाना सिखाया कि आपने छक्के किस तरह लगाने। छक्के इस तरह थोड़ा होता है, जब तक आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे। देखिए जो हार्ड हिटिंग होती है, जो इसमें भी बेसिकली टेक्निक वाइज जो प्लेयर है वो सर्वाइव करते हैं। आपने देखा जितने भी स्लॉगर है वो भी पैसे जब तक टाइम 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 5 मैचेस में चले और उसके बाद वो मंजरे आम से गायब हो गए।
जो टेक्निकली अच्छे बैट्समैन है, जिनके पीछे फर्स्ट क्लास का एक लंबा रिकॉर्ड था, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई थी या लॉन्ग फॉर्मेट वनडे में जिन्होंने सर्वाइव किया हुआ था, वो देख पा रहे हैं। उन्होंने सर्वाइव किया, उन्होंने ज्यादातर छक्के लगाए, हार्ड हिटिंग उन्होंने बेहतर तरीके से किया है। मगर यहाँ पर बाबा आदमी निराला है, जिनको सेंस ही पता नहीं कौन देता है कि ये इस तरह करने तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं, डिपार्टमेंट्स ने पूरा साल इन्वेस्ट किया अपने प्लेयर्स के ऊपर, उन्होंने पैसा दिया उनको, तो आप जब टाइम आया, आखिरी टाइम जब उन्होंने बच्चों को जिनको पूरा साल पैसा दे रहे हैं उनको अपने डिपार्टमेंट से खिलाना, तो आपने स्ट्राइक फोर्स बना दी और कैंप लगा दिया, जिसका कोई मतलब नहीं है। सही, लेकिन एक और चीज कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार आपने देखा है, ऐसा लग रहा है कागजों को भरा जा रहा है। पहले काजम ट्रॉफी हुई, अब प्रेसिडेंट कप हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही है, बेशुमार टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, T20 वनडे टूर्नामेंट्स, जिसे कहते हैं कि क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, क्वालिटी कम है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये अभी तक इनसे फैसला ही नहीं हुआ ना। मैं इसीलिए बार बार एम्फसाइज करता हूँ कि भाई एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब तक एजुकेशन नहीं आएगी, इनोवेशन नहीं आएगी, आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं ला सकते, आप किसी डीएम बेस्ड पॉलिसी पे काम नहीं कर सकते। इसी तरह से आपको बार बार ये लगता है कि कभी 5 टीमें बना देते हैं, कभी 20 टीमें बना देते हैं, कभी अभी इस तरह देखे 72 बंदूक इन्होंने डेब्यू करवा दिया, उसमें क्या मुझे बताया आप रिजल्ट निकाल सकती हैं। और जब पिछली पॉलिसी थी उसमें 5 टीमें बनाई है, 25 करोड़ की आबादी के लिए 5 टीमें, 5 करोड़ के लिए यानी कि 15 बंदूक की एक टीम, यानी कि एक नॉनसेंस कंप्लीटली एक अप्रोच है। और उसमें फिर ये अभी जो करंट सीजन चल रहा है, फिर इनको ये भी नहीं पता है कि ऐसे इन्होंने जिनको गरीब किस्म के लोग यहाँ पर बिठाए हुए हैं स्वार्थी ला के, तो उनको पता ही नहीं है किस तरह सिस्टम चलाना है, विंटर में किस तरीके से मैचेस करवाने हैं, समर में कैसे करवाने हैं, जो दरमियान में मौसम है उसमें कैसे मैचेस करवाने हैं, फिर उसके बाद बॉल कौन सी इस्तेमाल करनी है। जब आप फ्लैट पिचे बनाते हैं, डेड पिचे बनाते हैं, आप कोकापुरा की बॉल लगा देते हैं, बॉल पहुंचती नहीं है, बैट्समैन के लिए पैराडाइज बन जाता है, आपके 99% मैचेस ड्रॉ हो जाती हैं, स्कोर की लाइन लग जाती है। जब आप ब्लू की बॉल लगाते हैं आर्टिफिशियल, वो भी फेक बनवा के, और उसमें आप घास छोड़ देते हैं, तो ग्राउंड और पिचेस बिल्कुल एक तरह की हो जाती हैं, तो वहां पे बॉलर्स की जन्नत बन जाती है। और वो कोई बॉलर 10 आउट कर रहा है, कोई 8 आउट कर रहा है, जो 2 दिन में मैच खत्म हो रहा है, तो 1.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है। अजीबोगरीब तमाशा है। इसी तरह की अंडर 19 क्रिकेट चला रहे हैं, अंडर 15 क्रिकेट में जो 2 साल पहले अंडर 15 खेले, उनके लिए इन्होंने मना कर दिया कि ना अंडर 17 खेल सकते हैं, ना 18 खेल सकते हैं, तो वो फिर आपको दोबारा उनको इजाजत दे दी। अंडर 19 का एक मैच हुआ रीजन का, और उसके बाद वो पूरा टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया, वुमेन का पोस्टपोन कर दिया। फर्स्ट क्लास के दरमियान में आपकी दूसरे टूर्नामेंट T20 के आप करवा रहे हैं, तो समझ से बाहर है मेरे। कोई समत नजर नहीं आती कि किस सम पे जा रहे हैं। आपने डोमेस्टिक की बात की, मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर रहे हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की टीम के साथ अटैच्ड हैं, और उन्होंने एतराज़ किया जो नेशनल स्टेडियम के बाहर बी ग्राउंड था, उस पर मैच हो रहा था, तो फिर उनका मैच शिफ्ट किया गया। तो वेन्यूज के हवाले से भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो टीमें प्रेसिडेंट ट्रॉफी में, आपने सही कहा कि डिपार्टमेंट लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं कि उनकी टीम अच्छा खेले, लेकिन उनके लड़कों को ले जाते हैं स्ट्राइक फोर्स कैंप में, और उसके अलावा जो ग्राउंड्स की सूरत हाल है अब्दुर्रऊफ, वो तो बड़ी नागुफ्ता बे है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल एक टोटल डिजास्टर है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। यानी कि 75 आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 75 ईयर से एक फंक्शनल इदारा है जिससे 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, जिसने लातादार सुपरस्टार प्रोड्यूस करके दुनिया को दिए हुए हैं। जो क्रिकेट है जिसने कभी रूल किया हुआ था, उसके ग्राउंड की ये आदत है कि आपने उसका कोई ग्राउंड भी डेवलप नहीं किया सही तौर पे, और फिर जिन ग्राउंड पे मैच हो रहा वहाँ पे खास की अजीबोगरीब पोजीशन है, बॉल गुम हो जाती है, वहाँ पे ड्रेसिंग रूम के अंदर जो आपके वॉशरूम्स हैं उनकी बुरे हालात है, जहाँ पे प्लेयर्स खाना खाते हैं ड्रेसिंग रूम में, उनकी अजीबोगरीब हालत है। फिर ग्राउंड से अंदर से इतने ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, कंडीशन उनकी सेटिस्फाइड नहीं है। फिर जो आपके जो सरफेस है, जो ग्राउंड की जहाँ पे प्लेयर्स ने खेलना होता है, वो भी कोई प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। तो वो होटलिंग का भी बयान फिर इसी तरीके से है, तो इसलिए फिर बार बार आपको लगता है कि प्लेयर्स भी एतराज उठा रहे हैं, और रेवेन्यू चेंज हो रहे हैं, और अजीबोगरीब चीजें इसमें से निकलती आ रही हैं। सही। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपकी नज़र में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौन सी टीम फेवरेट है? ऑस्ट्रेलिया में मिचेल मार्श जो थे वो अनफिट हो गए, वो नहीं आ रहे टीम के साथ, और उसके अलावा न्यूजीलैंड से भी अब डफी को वो लेकर आए हैं। टीमों में रद्दोबदल है, लेकिन बेशतर टीमों ने अब्दुर्रऊफ स्पिनर्स को शामिल किया है, स्पिनर्स को उन्होंने तरजीह दी है। आप इन सारी टीमों में, इन 7-8 टीमों में पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लें, आप क्या समझते हैं कौन सी टीम जो है इन कंडीशंस में बेहतर परफॉर्म कर सकती है?
देखिए इकबाल भाई, जो पाकिस्तान की पिचेस है यहाँ पर स्पिनर्स बहुत डोमिनेंट अपना रोल अदा करेंगे, क्योंकि लास्ट जो आपने देखा ना वर्ल्ड कप, हाँ। उसमें आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंची और इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया के जो तीनों फास्ट बॉलर थे उन्होंने डेड पिचेस पर भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उसमें हैजलवुड ने, स्टार्क ने, पैट और कमिंस उसके बाद जो कैप्टन सिमंस है, और उसके बाद जो उनके एडम जंपा थे, उन्होंने एक अपना डिफरेंस क्रिएट किया सारे टूर्नामेंट के अंदर और टीम को फाइनल तक लेकर गए। इसी तरह अगर आप इंडियन टीम जो दूसरी टीम फाइनल में पहुंची है इंडिया, उसकी भी अगर आप बॉलिंग देखें तो जो शामी थे उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, उसमें बुमराह ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और सिराज ने, फिर जो उनके दो स्पिनर थे जडेजा और कुलदीप यादव, उन्होंने बहुत ही मेजर किरदार अदा किया। जो तीसरी टीम थी साउथ अफ्रीका, उनकी फास्ट बॉलिंग ने डेफिनेट डोमिनेट किया। रबाडा ने, जैनसन ने और नवीडी थे, और साथ में महाराज ने काफी हद तक एक दूसरा स्पिनर्स की कमी थी जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा सके। अब इस टूर्नामेंट में भी मेरा ख्याल है कि जिसकी स्पिन बॉलिंग अटैक अच्छा होगा, जो स्पिनर्स अपनी लाइन मेंटेन करके चलेगा, वो ज्यादातर उस टीम के चांसेस ज्यादा होंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पिचेस हैं उनमें। ठीक है, इस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन लगता यही है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट है, जिस तरीके से भारत है, लग यही रहा है कि पिछले वर्ल्ड कप में भी 2023 की दोनों टीमें फाइनल में पहुंची और चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो क्वालिफाइड कोच भी हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम उनसे बात कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक बेशतर टीमों ने अपनी अपनी लाइनअप में स्पिनर्स को शामिल किया है, और पाकिस्तान की विकेटें जिस तरह की हैं, और फिर उसके अलावा जो मैचेस हैं दुबई में, इन विकेटों पर स्पिनर्स कारगर साबित होंगे या नहीं होंगे। अब्दुल रऊफ, एक और चीज़ है कि भारत की टीम में मोहम्मद शामी की वापसी हुई है, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अभी भारतीय टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के, जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगी, अभी उन्होंने T20 सीरीज खेली है। तो आप समझते हैं कि भारत का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसमें विराट कोहली भी है, शुभमन गिल को उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया है, हार्दिक पांड्या भी है, उनकी टीम बहुत तगड़ी है, क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत ज्यादा इकबाल पे डिपेंड कर रहा था इंडिया जसप्रीत बुमराह पर। अगर आप उनका लास्ट सक्सेस रेट उठाकर देखें, एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, और जो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ उसमें देखें, और जो बाकी सीरीज है उसमें बुमराह ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। मेरा ख्याल है कि बहुत, अगर नहीं खेल रहे वो रेस्ट, तो उनको बड़ा टाइम भी दे दिया गया था, और अभी उनके पास 1 या 2 महीने थे कि वो रेस्ट करके वापस आ सकती हैं। अगर देखें कि अगर उनकी सीरीज नोयत की हुई, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इंडियन टीम सफर करेगी, क्योंकि बुमराह की रिप्लेसमेंट इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी नहीं है। और जहां तक शामी का ताल्लुक, उन्होंने नो डाउट यहाँ पे अच्छी बॉलिंग की है, सिराज अच्छे हैं, और उसके बाद जो नए राना वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर बुमराह की रिप्लेसमेंट लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बॉलर है तो जो कि शुरू में भी आपको स्ट्राइक देते हैं, 1-2 विकेट लेकर देते हैं, और डेप्थ में इनको स्कोर करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, और इसी तरह से आपके जो स्पिनर होते हैं उनको भी एडवांटेज मिल जाता है। तो अगर वो बुमराह पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, अगर बुमराह नहीं होगी तो फिर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को आप क्या समझते हैं? आज मिचेल मार्श जो है उनके अनफिट हो गए हैं। मिचेल मार्श ऑलराउंडर है, लेकिन उनके साथ फिटनेस प्रॉब्लम्स का इशू हमेशा से रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड चैंपियन है, उनके पास ट्रेविस हेड हैं, उनके पास स्टीव स्मिथ हैं, उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले? देखिए मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन को इतना ज्यादा डिफरेंट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कोई मेजर जो प्रोमिनेंट फास्ट बॉलर है वो इंजर्ड भी हुआ, क्योंकि उनका जो बॉलिंग स्टार्क है वो पूरा मिचेल स्टार्क है, हैजलवुड है, सिमंस है, ये तीन उनके फास्ट बॉलर है। उसके बाद साथ एडम जंपा आ जाते हैं, और इस तरह उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो मुकम्मल हो जाती है। और उसके बाद जो उनके प्लेयर्स हैं, जिस तरह ट्रेविस हेड है और बाकी प्लेयर्स हैं, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं, और वो काफी अर्सा से यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में भी खेल रहे हैं। फर्स्ट क्लास का भी उनके पीछे बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। तो स्टीव स्मिथ उनकी टीम में एलिमिनेशन है, और मेरा ख्याल है कि उनको इतना ज्यादा मिचेल मार्श का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उनकी रिप्लेसमेंट में स्टोरेज मौजूद है, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के ऑलराउंडर है। तो ऑस्ट्रेलिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इंडिया को बुमराह का पड़ेगा।
तो आप बाकी टीमों को कैसे देते हैं? अफगानिस्तान जो है उसको कहा जाता है T20 के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जो 2023 का वर्ल्ड कप था, ऑलमोस्ट अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा गया था अगर वो इनिंग्स ना खेलते उनके ग्लेन मैक्सवेल। तो आप समझते हैं अफगानिस्तान की टीम इन कंडीशन पर, उन्होंने 3-4 स्पिनर्स अपनी टीम में शामिल किए, इन कंडीशन में अफगानिस्तान की टीम मुश्किल डाल सकती है? ये बिल्कुल अफगानिस्तान डाल सर किसी भी टीम को वो अपसेट करने की उनमें पूरी टेंडेंसी है। देखिए उनके पास फजल फारूकी जैसे और मीनू लाइक जैसे फास्ट बॉलर है, फिर उनके पास जो बॉलर है राशिद खान है, मुजीब है, उसके बाद एक नया बॉलर उन्होंने गुजनफर डेवलप किया, नूरान के साथ वो खेलते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है फास्ट स्पिनर का अफगानिस्तान का, ये बहुत ही लिथल है और ये सबसे ज्यादा डेंजरस टीम है, क्योंकि अगर इनको थोड़ी सी भी स्पिन स्पोर्टिंग पिच मिली तो ये किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। और थोड़ा सा इनको बैटिंग में सस्टेन करना पड़ेगा, जिसमें रहमत है, इस्मत और जो बाकी प्लेयर्स हैं तो वो भी इन्फॉर्म है। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की टीम को आप अंडररेट नहीं कर सकते, वो किसी भी टीम के लिए किसी की टाइम पे खतरा बन सकती है। और इंग्लैंड की टीम को आप कैसे देखेंगे? अब्दुर्रऊफ, इंग्लैंड जो है भारत के दौरे पर है, वो शायद गालिबन अपने आप को सब कॉन्टिनेंट की पिचेस से हम आहंग करने के लिए दौरा कर रहे हैं। हालांकि पहले तो वो T20 खेलने, फिर वनडे भी खेलेंगे। जॉस बटलर है उनकी टीम में। इंग्लैंड की टीम को आप कैसे देखते हैं? वर्ल्ड कप में तो उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही 2030 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, और फिर गुज़िश्ता साल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी इंग्लैंड आगे नहीं जा सका। तो उसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं उनकी टीम की? देखिए इंग्लैंड मेरा ख्याल है कि थोड़ा स्ट्रगल करेगी, क्योंकि जो उनकी सब कॉन्टिनेंट में लास्ट सीरीज है वो इतनी ज्यादा आपको मार्क नहीं है, और उसके बाद उनके पास स्पिनर का कॉम्बिनेशन है वो भी कोई इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स यहाँ पर है नहीं कि वो जो अपनी डोमिनेंस को शो कर सके। तो थोड़ा प्रॉब्लम इंग्लैंड की टीम को आएगा। जिस तरह ये बाकी टीमें स्ट्रॉन्ग है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड की टीमें है, इंग्लैंड की टीम आप उस तरह आप उसको नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट टीम है, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा कि जो उनके फास्ट बॉलर्स थे उनमें भी इंजरी का भी प्रॉब्लम था, फिटनेस का भी इशू था, फिर वो अपनी जो लाइन ऑफ लेंथ है जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस है उसमें भी मेंटेन नहीं कर सके। ठीक। और उसके बाद मार्क वुड का बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बाद दफा फिट होते हैं, बाद दफा अपनी फिटनेस ठीक नहीं कर सकते। तो स्पिनर्स का फिर उनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी बाकी टीम की तरह इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जोफ्रा आर्चर भी वापस आ गए, ओवर्टन भी उनकी टीम में है, और उसके अलावा आपने मार्क वुड की तो बात की, और ब्राइडन कास जो पाकिस्तान आए थे, उनके फास्ट बॉलर तगड़े तो हैं, लेकिन इन पिचेस पर अब्दुर्रऊफ वो इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। देखिए मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सब कॉन्टिनेंट की पिचेस है पाकिस्तान, दुबई और इंडिया की, इसमें एक सर्टन लाइनर लेंथ मेंटेन करनी पड़ती है, आपको फुल पे बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई उसके पास बॉलर है कोई नहीं। अगर तो मार्क वुड फिट होकर पूरा टूर्नामेंट खेलते हैं और फिर उनके पास बॉक्स और जो दूसरे बॉलर हैं जिस तरह जोफ्रा आर्चर, अगर इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाता अच्छा तो फिर ये मोमेंटम है क्रिएट करे, मगर उसमें भी अगर स्पिनर साथ इनको सपोर्ट करते हैं तो फिर एडवांटेज होगा। ठीक है, हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब्दुर्रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, टीमों का हम मवाजना कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। ब्रेक के बाद, ये आखिरी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा अब्दुर्रऊफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच अब्दुर्रऊफ, जिनसे हम बात कर रहे हैं। अब्दुर्रऊफ, हमने बात की जिस तरह इंग्लैंड की टीम में उन्होंने आदिल रशीद, जिस तरह से उसने T20 मैचेस में बॉलिंग की है भारत के खिलाफ, वेरी कर रहा है अपने पेस को, वो आदिल रशीद मुश्किल डाल सकता है मुखालिफ टीमों के लिए। एक ही स्पिनर है उनके पास, वो लाइम लिविंगस्टोन से भी बॉलिंग करा लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि डिपेंड करता है, क्योंकि जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ उसमें कोई इनकी इंप्रेसिव इतनी बॉलिंग नहीं रही, जिस तरह कुलदीप यादव ने इंडिया से की या महाराज ने साउथ अफ्रीका से की, या जिस तरह इसने एडम जैम्पा ने ऑस्ट्रेलिया से बॉलिंग की और अपनी टीम को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। इस तरह वो इम्पैक्ट आदिल रशीद क्रिएट नहीं कर सकते। अब उनके साथ लिविंगस्टोन है, और देखिए अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर जो इंग्लैंड की टीम है वो डेफिनेट अपना इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड है, बोक्स है, और उसके साथ अगर ये दोनों आ जाते हैं, अगर ये अपना शुरू के मैचेस में अपना रिदम हासिल कर लेते हैं तो फिर ये मुश्किल डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर लास्ट मैच टूर्नामेंट की
इन्होंने वो रीत बरकरार रखी तो फिर बहुत मुश्किल होगा। और अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, कैशिव महाराज पर सबकी नजरें होंगी, वो अपने आप को बड़ा एक इफेक्टिव लेफ्ट आर्म स्पिनर साबित कर चुके हैं। तबरेज शमसी भी थे पिछले वर्ल्ड कप में, लेकिन इस मरतबा भी टीम में है। लेकिन आप समझते हैं कि तबरेज शमसी और कैशिव महाराज मुखालिफ टीमों के लिए एज ए स्पिनर मुश्किल डाल सकते हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि जो महाराज है उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया था जब हुआ या फिर टूर्नामेंट हो गए, उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे और उनका जो एक बॉलिंग का टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, जिसमें रबाडा थे, जैनसन थे और उसके बाद निगेडी थे, फिर जो एंड्रिक नोकिया थे वो काफी अच्छे से अनफिट थे। अगर वो फिट होकर दोबारा चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में वापस आते हैं तो इसमें उनका बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा बॉलिंग अटैक। तबरेज शमसी की थोड़ी सी फिटनेस के हवाले से है, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा गया कि बार दफा तो वो स्पेल मुकम्मल करने में कामयाब रहे, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना स्पेल टोटल मुकम्मल नहीं कर सके। अगर उन्होंने अच्छे तरीके से सपोर्ट किया महाराज को तो फिर वो एक डिफरेंस डालने में कामयाब होंगे। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को एक नए स्पिनर की तरफ देखना चाहिए जो कि कैशिव महाराज के साथ थोड़ा सा और आगे सस्टेन कर सके। सही। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की टीम को, कप्तानी कर रहे हैं मिचेल सेंटनर जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और केन विलियमसन भी इस टीम में शामिल है, लेकिन आप समझते हैं कि सारा लोड जो है वो मिचेल सेंटनर पर होगा जो मुख्तलिफ दुनिया में लीग्स भी खेलते हैं और कप्तानी का भी अब उन पर बोझ पड़ गया है? देखिए बिल्कुल वो बड़े सेंसिबल हैं, ये जो डिसीजन अपने लेते हैं उसमें, और उसके बाद जो बॉलिंग है उसमें बहुत ज्यादा उनकी सेंस क्लियर करती है। और उसके अलावा जो उनकी टीम है बड़ी बैलेंस टीम है और उन्होंने काफी दफा यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में जो उनके बारे में प्रेडिक्शन थी उनको बहुत ही रॉन्ग साबित किया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, हमेशा हम आपको जब भी जहमत देते हैं यू आर ऑलवेज देयर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच अब्दुल रऊफ बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की ये एपिसोड एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।